अच्छा, तो आज का जो चैप्टर है हमारा एंडोक्राइन फिजियोलॉजी है। एंडोक्राइन के बारे में हम बात करेंगे। पहले हमें जनरल एंडोक्राइन के बारे में हम बात करेंगे, जनरल एंडोक्रिनियोलॉजी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ना हार्मोन्स के बारे में थोड़ा हम बात करेंगे कि हार्मोन्स किस तरह बनते हैं। बेसिकली वैसे हमने तो बायोकेमिस्ट्री में किया है, लेकिन यहाँ पे दोबारा हम टच करेंगे। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास ना तीन टाइप्स के हैं हमारे पास हार्मोन्स है। एक ये है कि प्रोटीन या एंड पेप्टाइड हार्मोन्स। ये पेप्टाइड जब भी आ जाए ना तो इसका मतलब होता है ना प्रोटीन, ठीक है ना, या फैक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टाइप ये हमारे पास बुक में है। ठीक है, ये सारी चीजें बुक में है। दूसरा है हमारे पास स्टीराइड, ठीक है ना, स्टीराइड हार्मोन। और तीसरा है हमारे पास क्या, एमाइन हार्मोन। ठीक है, अब पेप्टाइड हार्मोन्स के बारे में मैं थोड़े बाद में आ जाता हूँ। पहले हमें इस एमाइन की तरफ हम आते हैं। एमाइन का मतलब होता है ना, एमाइन, जब भी ये एमाइन लफ्ज आ जाए ना, एमाइन का मतलब होता है कि ये वो अमाइनो एसिड है जो हमने सॉरी, ये वो हार्मोन्स है जो कि हमने अमाइनो एसिड से लिए हैं, इसलिए इसका नाम में सारा सब कुछ पड़ा हुआ है, एमाइन हार्मोन सिंथेसिस। यानी ये वो हार्मोन्स है जो कि हम अमाइनो एसिड से क्या कर देते हैं, बनाते हैं। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री में हमने अमाइनो एसिड वाला चैप्टर किया है ना, तो उसमें हमने एक अमाइनो एसिड पढ़ा था जिसका नाम था टायरोसिन। ठीक है, टायरोसिन था ना, हमने कहा था कि इससे हम थायराइड हार्मोन्स बनाते हैं, T3 हो गया, T4, एपिनेफ्रिन, केटाकोलामाइन जो है ना। हमने कहा था कि आप लोगों को इस तरीके से आप लोगों ने इसको याद करना है कि कैट का मेला होता है 3 से 4 बजे तक। ठीक है ना, तो 3 और 4 का मतलब होता है कि T3 T4। कैट का मतलब होता है ना CAT, केटाकोलामाइन। केटाकोलामाइन का मतलब एपिनेफ्रिन, नार एपिनेफ्रिन। ठीक है, और थायराइड हार्मोन का मतलब ये T3 T4, ये हम अमाइनो एसिड से बना देते हैं और मेलानिन भी बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये अमाइनो एसिड से हम ये वाले हार्मोन बना देते हैं। ठीक है ना, यानी इससे हम डिराइव कर देते हैं ये वाले, इसलिए इसको हम कहते हैं एमाइन हार्मोन्स। सही है, और इसको हम आगे भी हम इनको दोबारा हम एक्सप्लेन करेंगे, चैप्टर में आगे आ भी रहा है। ठीक है, तो ये वो अमाइनो एसिड है जो कि हमारे पास क्या है, अमाइनो एसिड से हम इनको ले लेते हैं, इनसे अमाइनो एसिड से हम इनको बना देते हैं। ठीक है ना, तो ये हार्मोन, इसके अलावा जो है ना हमारे पास डोपामिन भी हम बना देते हैं। डोपामिन भी हम अमाइनो एसिड से ही बनाते हैं। ठीक है, तो डोपामिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो आप लोग साथ में लिख लें। ठीक है, तो अमाइन हार्मोन सिंथेसिस के बारे में आप लोगों को पता चला। स्टेरॉयड हार्मोन का मतलब ये होता है ना कि ये वो हार्मोन जो है कि जो हम स्टेरॉयड से बना देते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल से बना देते हैं। ठीक है ना, इनका जो डेरिवेटिव्स है वो है कोलेस्ट्रॉल। और हमें पता है, हमने बायोकेमिस्ट्री में ये चीज हमने पढ़ा है, हमने किया है वहां पे, कि हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल है वो है तकरीबन हमारे पास 27 कार्बन। हमारे पास इसका जो है ना कंटेनिंग वो है, जब आप इसका स्ट्रक्चर देखते हो ना, तकरीबन 27 कार्बन होते हैं इसमें। ठीक है ना, तो इस कोलेस्ट्रॉल से हम, हमारे पास जो हार्मोन्स है वो हम बना देते हैं। अब जैसा कि फॉर एग्जांपल अब इस स्टेरॉयड हार्मोन्स के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, तो मैं थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड की तरफ चला जाऊंगा। सही है, तो ब्लैक बोर्ड की तरफ हम जाते हैं। सॉरी, इसमें ना आप लोगों ने जहन में बात रखनी है कि स्टेरॉइड्स हार्मोन जो है ना, ये तकरीबन आप लोगों ने जहन में बात रखनी है कि स्टेरॉइड्स हार्मोन है वो है 10 एन नंबर, 10 एन नंबर। सही है, और जो अमाइन है वो 4 एन नंबर। तो 14 को आप लोगों ने याद रखना है। बाकी जितने भी हमारे पास हार्मोन्स होंगे, ठीक है ना, वो पेप्टाइड होंगे। सही है, वो आगे मैं बता देता हूँ। सिर्फ आप लोगों ने 14 को याद रखना है, 14 को याद रखना है। बाकी जितने भी आते हैं जहन में रख लो कि वो पेप्टाइड है, बगैर सोचे समझे से जवाब आप लिख लो वहां पे कि ये पेप्टाइड है या प्रोटीन हार्मोन सिंथेसिस है। ठीक हो गया। अब स्टेरॉइड्स हार्मोन्स की तरफ हम आते हैं ना, इसमें हम इनको हमने कैटेगराइज किया है। तकरीबन एक इसमें है 21 कार्बन कंटेनिंग हमारे पास हार्मोन्स है, 21 कार्बन। और कुछ है हमारे पास तकरीबन 19 कार्बन। ठीक है, और कुछ है हमारे पास 18 कार्बन कंटेनिंग हार्मोन्स है हमारे पास। ठीक है ना, स्टेरॉइड्स हार्मोन में ये तीन बातें याद रखनी है जो कि बुक में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ आप लोगों को, तो ये आप लोग नोट कर ले साथ साथ में। ठीक है, अब 21 कार्बन जो हमारे पास है
उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जो 21 कार्बन है उसमें आप लोगों ने लिखना है कि ये है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। ये 21 कार्बन कंटेनिंग हार्मोन्स है हमारे पास। एक ये हो गया, ठीक है। दूसरा, सेकंड नंबर पे हमारे पास है कार्टिसोल, ठीक है। तीसरे नंबर पे है हमारे पास एल्डोस्टेरोन, और 4 नंबर पे है हमारे पास क्या, 11, सॉरी एच नहीं है, ये 11 है, 11 डी ऑक्सी हाइड्रोकॉर्टिसोन। ये चार वो हार्मोन्स है जो कि 21 कार्बन कंटेनिंग हार्मोन है हमारे पास। स्टेरॉयड हार्मोन्स में हमने 3 में कैटेगराइज किया, 21 कार्बन, ठीक है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो तकरीबन 27 कार्बन कंटेनिंग होते हैं, और इससे हम हार्मोन्स बना देते हैं, सही है, कोलेस्ट्रॉल। तो ये सारे जो हम डिराइव कर देते हैं ना, जिससे हम बनाते हैं, तो बेसिकली हम कोलेस्ट्रॉल से बना देते हैं। लेकिन हर एक हार्मोन्स में अगर आप देखें तो उसका जो कार्बन यूनिट होता है ना, जिसमें 21 कार्बन यूनिट, उसमें ये 4 है हमारे पास, सही है, प्रोजेस्टेरोन, कार्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और 11 डी हाइड्रोक्सी कार्टिसोन। अगर आप एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें हमारे पास पोटेंट जो एल्डोस्टेरोन है हमारे पास, ये पोटेंट होता है, सही है, और इसमें ये जो 11 डी हाइड्रोक्सी कॉर्टिसोन है ये हमारे पास वीक है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो 11 डी हाइड्रोक्सी कॉर्टिसोल है इसका कोई हैसियत नहीं है, ये नहीं, लेकिन जब ये सबसे ज्यादा हो जाता है ना तो फिर ये एक्ट कर लेता है लुक लाइक एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन की तरह फिर काम करेगा। और एल्डोस्टेरोन का काम क्या है ऑलरेडी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो बेसिकली ये पोटेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। वो पूछ सकते हैं कि हमारे पास पोटेंट कौन सा है और वीक कौन सा है, तो ये पोटेंट है और ये वीक है, ठीक है ना, सही हो गया है। ये हमारे पास 21 थे। अब 19 कार्बन में हमारे पास आप लोगों ने 2 बातें इसमें रखनी है, वो ये है 19 में कि एंड्रोजन, अड्रीनल एंड्रोजन, सही है, अड्रीनल एंड्रोजन ये हार्मोन है, और जो दूसरा है वो है क्या, टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन, एंड्रोजन, ठीक है, ये 2। अब एड्रीनल एंड्रोजन में हमारे पास कौन सा आता है, एएसडी। एएसडी का मतलब क्या होता है ये आप लोग लिख लें, ठीक है, एएसडी है, और दूसरा है हमारे पास डी एच ई, डी एच ई ए। एएसडी का मतलब होता है एंड्रोस्टिनोडायोन, सही है, और डीएचई का मतलब होता है डाईहाइड्रो एपी एंड्रोस्टिरोन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास अड्रीनल एंड्रोजन है हमारे पास, यानी जो अड्रीनल ग्लैंड्स हैं हमारे पास आते हैं, ठीक है ना। ये 2 हार्मोन इसमें 19 कार्बन में आप लिख लो। टेस्टोस्टेरोन में सिर्फ एक हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन जिसको बोलते हैं, वो है हमारे पास टेस्टोस्टेरोन, जो कि टेस्टिस से हमारे पास, सही है। तो ये 2 बातें 19 कार्बन। 18 कार्बन में आप लोगों ने याद रखना है सिर्फ 3 हार्मोन, सही है। वो 3 हार्मोन कौन कौन से हैं, एस्ट्रोन है, ठीक है ना, एस्टिरोन, ईस्ट्रायोल है, ठीक है, और तीसरा हमारे पास क्या है, ईस्ट्राड्रायोल, सही है। तो ये 18 कार्बन कंटेनिंग हार्मोन है हमारे पास। तो कुल मिला के अगर आप लोग इनको काउंट कर ले तो ये तकरीबन हमारे पास 14 बनते हैं, ठीक है, सॉरी कम बनते हैं, 14 तो टोटल है हमारे, 10 बनते हैं तकरीबन ये, सही है, 4 वो अमाइनो वाला है।
तो दोनों को मिला के ये हमारे पास 14 है हमारे पास, ठीक हो गया। अब इस 14 के अलावा जितने भी हमारे पास आते हैं वो है हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन, सही है। तो हमने स्टेरॉइड हार्मोन्स के बारे में बात की, हमने इसको आगे कैटेगराइज किया 21 कार्बन, 19 कार्बन, 18 कार्बन। 21 कार्बन में ये 4 हार्मोन्स है, 19 कार्बन में ये हमारे पास है जो कि तकरीबन 3 है, ठीक है ना, और 18 कार्बन में भी हमारे पास 3 है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेरॉइड वाले हो गए, ठीक है ना। और एमाइन वाले तो हमने ऑलरेडी पढ़े, जो कि T3 T4 और कैटेकोलामाइन और डोपामीन और मेलानिन, ये हमने किए, ठीक है ना, ये अमाइन। अब जितने भी इन 14 के अलावा आएगा वो है हमारे पास प्रोटीन, यानी पेप्टाइड हार्मोन, जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागान, FSH, LH, TRH, TSH, इन जितने भी आते हैं इन 14 के अलावा वो सारे इसमें डालें, ठीक है। तो ये हमारे पास थे हार्मोन्स की ओवर रिव्यू, जिसको हम बोलते हैं ना कि ये जनरली हमने बात की, ठीक है। आगे हम फिर हर एक हार्मोन के स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि FSH क्या काम कर देता है, LH क्या काम कर देता है, T3 T4 क्या काम करता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये और रिव्यू जहन में रख ले, यहाँ से आप लोग आगे, अगर आप लोगों को ये समझ आ गई है ना तो आगे मामला बहुत आसान है फिर, ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास नेक्स्ट जो वो है हमारे पास क्या है, हाँ, ये रेगुलेशन ऑफ हार्मोन सिक्रेशन। एक है हमारे पास नेगेटिव फीडबैक, दूसरा है हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक। ये पॉजिटिव फीडबैक जो है ना ये बहुत रेयरली होता है, और जो नेगेटिव फीडबैक है ना ये मोस्टली ये हम ज्यादातर अप्लाई होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हार्मोन्स रिलीज हो गया, या फॉर एग्जांपल इंसुलिन जो है ना वो हम आगे हम पढ़ेंगे, पेंक्रियाज से इंसुलिन रिलीज होते हैं, और ऑलरेडी हम बायोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा है इंसुलिन कब रिलीज होगा, जब हमारे पास ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है, तो वहां से पेंक्रियास से इंसुलिन रिलीज होगा, इंसुलिन आएगा, इस ग्लूकोज को ब्लड से टिश्यू के पास लेके जाएगा, जो कि ऑलरेडी हमने बायोकेमिस्ट्री में किया है, ठीक है। लेकिन जब आपके पास ग्लूकोज अपटेक सेल में ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, तो फिर इसका रिजल्ट क्या होगा कि पीछे जाके हमारे पास ग्लूकोज कम हो गया ना, तो फिर जाके हमारे पास इंसुलिन भी कम हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ग्लूकोज चला गया है, अब इंसुलिन जो है ना वो भी डिक्रीज हो जाए, तो ये पीछे जाके नेगेटिव फीडबैक इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो एक मतलब एक चीज रिलीज हो गया, उसके थ्रू जैसे कि ग्लूकोज हमने एग्जांपल ली, ग्लूकोज बहुत ज्यादा आया, खाना हमने खाया, ग्लूकोज बहुत ज्यादा आया, पेंक्रियास को पता चला, वहां से इंसुलिन रिलीज हुआ, इंसुलिन आके ग्लूकोज इसने अपटेक किया, जैसे ग्लूकोज डिक्रीज हो गया तो फिर इंसुलिन भी कम हो जाते, तो नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक बहुत रेयरली होता है, ठीक है ना, तो इसको जहन में रख ले। जो दूसरा फिर नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर। एक है हमारे पास डाउन रेगुलेटर और एक है हमारे पास अप रेगुलेटर। एग्जाम में नहीं आता लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए ये आप जहन में रख लो, क्योंकि आगे हम करेंगे ना, बात करेंगे कि ये अब रिसेप्टर जो है ना वो अप रेगुलेट हुआ है, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री में हमने किया, और हम कहेंगे कि क्या उसे कहते हैं डाउन रेगुलेट हो गया है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए, एग्जाम में ये नहीं आते। अब डाउन रेगुलेट की अगर मैं बात करूं तो डाउन रेगुलेट का मतलब ये होता है कि जब आपके पास नंबर ऑफ रिसेप्टर है ना वो डिक्रीज हो जाए। तो ये कब डिक्रीज होगा, जब आपके पास हार्मोन जो है ना वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, वो ये नहीं रिलीज हो जाएंगे। जाहिर सी बात है जब हार्मोन्स ने आके रिसेप्टर पे एक्ट होना है ना, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री में हमने किया है, फिर वो जाके आगे जो है ना वो काम करेगा, और फिजियोलॉजिकली जो है ना हमारे पास जितने भी अंदर वो है प्रोटीन काइनेज है, वो साइक्लिक EMP वाला और IP3 वाला हमने काम किया है, ठीक है ना, तो वो इंक्रीज हो जाएगा और सेलुलर लेवल पे हमारे पास काम हो जाएगा, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी ये चीज को एक्सप्लेन किया है। अब डाउन रेगुलेट का मतलब ये होता है ना कि जब आपके पास रिसेप्टर डिक्रीज हो जाए, नंबर ऑफ रिसेप्टर डिक्रीज हो जाए, तो कब होगा, जब आपके पास हार्मोन्स रिलीज हो जाएंगे, वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है अब रिसेप्टर जो है ना वो बिजी हो गए, तो रिसेप्टर डिक्रीज हो गया है, यानी उसका नंबर जो है ना वो डिक्रीज हो गया है, ठीक है ना। तीसरा ये है कि आपके पास सेंसिटिविटी ऑफ हार्मोन्स जो है ना वो डिक्रीज हो गया है। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, सही है। और इसके अलावा जो है ना आपके पास रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाए, तो इसको हम कहते हैं डाउन रेगुलेट ऑफ रिसेप्टर। और अप रेगुलेट रिसेप्टर का क्या मतलब है, बिल्कुल
इसका अपोजिट, डाउन रेगुलेट का अपोजिट। अब अप रेगुलेट का मतलब ये होता है कि जब भी आपके पास रिसेप्टर, नंबर ऑफ रिसेप्टर जो है ना वो इंक्रीज हो जाए, सही है। तो जाहिर सी बात है, क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि हार्मोन्स जो होते हैं ना वो हमारे पास अब डिक्रीज हो गए, तो इसलिए रिसेप्टर का जो है ना वो भी हमारे पास अप रेगुलेट हो गए, वो ज्यादा हो गए, क्योंकि अब हार्मोन्स है नहीं, तो वो अब जो है ना रिलैक्स हो गए, क्योंकि काम करने वाला जो बंदा था वो आया ही नहीं है, तो इसलिए ये अब साइलेंट है। तो इसलिए साइलेंट का मतलब ये हो ना कि इंक्रीज हुआ है, रिसेप्टर इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। और इसी तरीके से आपके पास हार्मोन्स रिलीज डिक्रीज हो जाएंगे, तो हम कहेंगे कि अप रेगुलेट हुआ है। और या सेंसिटिविटी जो है ना, हार्मोन्स की सेंसिटिविटी वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना। और या रेजिस्टेंस जो है ना वो डिक्रीज हो जाए। तो ये ऑलरेडी हमने कॉन्सेप्ट के लिए सिर्फ ये जहन में रख लो, बाकी एग्जाम में ये नहीं आता है, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ हाँ एक और बात आप लोग जहन में रख लें, रिसेप्टर की बात हुई है ना, तो पूरे जिस्म में जितने भी रिसेप्टर है, जो कि बुक में नहीं है, ये सिर्फ आप लोग यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ना टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स है, पूरे जिस्म में जितने भी रिसेप्टर्स है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, फिर हम बाद में इनको कर लेंगे फार्माकोलॉजी में भी, अगर जिंदगी रही, ठीक है। पूरे जिस्म में हमारे पास जो टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स है ना, सिर्फ वो नंबर एक है हमारे पास मल्टी सेल्यूलर, सही है। कौन सा? मल्टी सेल्यूलर इन नेचर, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास यूनी सेल्यूलर, ठीक है, इन नेचर। और तीसरा है हमारे पास पेप्टाइड इन नेचर, जो पेप्टाइड हार्मोन है जो अभी हमने बात की, और इसको हम डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने सिर्फ इन दो पे अभी अभी के लिए हमने इन दो पे फोकस करना है, जो मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर इन नेचर है। इसमें हमारे पास कौन कौन से आते हैं, ये स्पेशल स्पेशल सेंसेशन जिसको बोलते हैं वो हमारे पास आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल विजन, ये रेटिना, ठीक है ना, ये स्पेशल, ये मल्टी सेलुलर वो है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा जो है ना आपके पास ओल्फेक्शन है, ठीक है ना, ओल्फेक्टरी जिसको बोलते हैं। टेस्ट है, यानी टेस्ट बर्ड, आप कुछ खा लेते हो तो उसका आपको डिफरेंट टेस्ट मिलता है, ये मल्टी सेलुलर में आते हैं, ये एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना, वो आपको एमसीक्यूज दे सकते हैं। इसके अलावा जो है ना हमारे पास हियरिंग है, ठीक है ना, तो ये आप लोग लिख ले, साथ साथ में लिख ले, विजन, ये मल्टी सेलुलर में आते हैं, सही है, ये रेटिना, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, ओल्फेक्शन। तीसरा ये ओल्फेक्टरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओल्फेक्शन, ठीक है। फिर जो है ना टेस्ट, यानी टेस्ट बर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट जब आपको पता चल जाता है, मीठा है, कड़वा है, ठीक है। इसके अलावा हीयरिंग, हीयरिंग ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ये हम ईएनटी में करेंगे, इसके साथ रिलेटेड पैथोलॉजी भी है बहुत सारे, वो हम ईएनटी में करेंगे। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो है ना ये आपके इंटरनल ईयर में होता है, सही है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, सही है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, CORTI, CORTI, सही है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। और इसके अलावा जो है हमारे पास क्रिस्टिया एंड मिकोला, क्रिस्टिया एंड मिकोला, ठीक है, ये हमारे पास बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस, सही है। तो ये मल्टी सेलुलर हमारे पास क्या है, रिसेप्टर्स है इसके, सही है। इसके जो यूनिसेलुलर है ना हमारे पास, वो यूनिसेलुलर में हमारे पास क्या है कि जो जनरल सेंसेशन होते हैं, इसमें हमारे पास क्या है, एक्सान टर्मिनल। सिर्फ इसमें ये वाला डायग्राम आप लोग ड्रा कर लें। एक है हमारे पास ना ये एक्सान होता है, ठीक है, एक्सान। ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सिल बॉडी है, सिल बॉडी, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना
ये हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास डेंड्राइड है, ये डेंड्राइड है, ये वाला स्मॉल, सही है। लंबा वाला जो है ना, ये एक्सान है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ना, यहाँ पे हमारे पास एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग होती है, यहाँ पे ये एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग है, एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो यूनिसेल्युलर की तरफ हम आते हैं ना, यूनिसेल्युलर में हमारे पास क्या है कि ये यूनिसेल्युलर है, जनरल सेंसेशन के लिए हमारे पास होते हैं एक्सान टर्मिनल। इसमें हमारे पास ना दो टाइप्स हैं एक्सान टर्मिनल, सही है। एक्सान टर्मिनल दो टाइप्स इसके, कौन से? दो टाइप्स इसके, एक है फ्री नरो एंडिंग, फ्री नरो एंडिंग, ठीक है। दूसरा है वो हमारे पास एनकैप्सुलेटेड नरो एंडिंग, एनकैप्सुलेटेड नरो एंडिंग, ये दो टाइप्स है, सही है। एक्सान टर्मिनल की अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे हमने किया, ये डेंड्राइड हो गया, ये सेल बॉडी है, ये एक्सान है, और ये एनकैप्सुलेटेड नरो एंडिंग है, ठीक है ना। फिर इसके ये जो एनकैप्सुलेटेड नरो एंडिंग है, इसके मजीद हमारे पास क्या है, सिक्स टाइप्स है। अब ये क्वेश्चन आ सकते हैं, सही है, वो पूछ सकते हैं आप लोगों से। इसके तकरीबन 6 हैं हमारे पास, तो इसको आप लोग निमोनिक लिख लें, निमोनिक से याद रखो, परमट से याद रखो, PERMT, ठीक है ना। तो ये 6 टाइप्स है इसके एनकैप्सुलेटेड के, ठीक है। वो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि हमारे पास जो नरो एनकैप्सुलेटेड नरो एंडिंग है, इसके कौन से टाइप्स है, और ये भी वो पूछ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पी का मतलब होता है ना कि पिसीनियन, पिसीनियन, सही है, PACINIAN, ये किस लिए हमारे पास होता है, प्रेशर एंड वाइब्रेशन, ठीक है ना। तो वो पूछ सकते हैं कि जो प्रेशर है, वाइब्रेशन है, इसका जो है ना हमारे पास ये कौन से में आता है, मल्टी सेलुलर में आता है या हमारे पास यूनिसेलुलर में आता है, सही है। तो जो यूनिसेलुलर है उसमें जैसे कि प्रेशर हो गया, वाइब्रेशन, तो उसको हम कहते हैं पेसिनियन, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना हमारे पास ई का मतलब होता है एंड बल्ब, END एंड बल्ब, BULB बल्ब, क्रोयस, CKRAUS, ये हमारे पास कोल्ड के लिए होता है, सही है, कोल्ड। इसके अलावा जो है ना हमारे पास आर है, तो आर मतलब रोफेंस, ठीक है ना, नरो एंडिंग, रोफेंस नरो एंडिंग, ठीक है। अब ये हमारे पास वार्म, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास एम है, तो मसल्स स्पाइंडल फाइबर, सही है, मसल स्पाइंडल फाइबर, ठीक है। और जो अर्गन है, टी का मतलब होता है हमारे पास टेंडन, अर्गन ऑफ गोल्जी, टेंडन ऑर्गन ऑफ गोल्जी, जिसमें बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं, सही है, बॉडी, या गोल्जी टेंडन अर्गन भी बोलते हैं इसको, गोल्जी टेंडन अर्गन, इसलिए टी से निमोनिक है ना, तो इसी वजह से इस तरह हमने लिखा है। और तीसरे टी से हमारे पास टेक्टाइल कार्पसल, टेक्टाइल कार्पसल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, और ये हम टच के लिए करते हैं, सही है। तो ये हमारे पास यूनिसेलुलर है, ये हमारे पास मल्टी सेलुलर है, ठीक है। हमारे पास ये रिसेप्टर के बारे में हमने बात की, बाकी जो पेप्टाइड है वो हम आगे हम करेंगे अभी, सही है। तो देखिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड, सही है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम बात करेंगे। हाँ, इसके आगे जो बुक में लिखा हुआ है, जी प्रोटीन लिखा हुआ है, एडेनालाइज साइक्लेज लिखा है, IP3 मैकेनिज्म लिखा हुआ है, ग्वानलाइज साइक्लेज लिखा हुआ है,
सही है, टायरोसिन काइनेज लिखा हुआ, ये सारी चीज़ें हमने बायोकेमिस्ट्री में कवर की है। एग्जैक्टली वही बातें यहाँ पे लिखी हुई इस बुक में भी, बीआरएस में भी, ठीक है, जो कि हमने बायोकेमिस्ट्री में हार्मोन वाले चैप्टर में किया है। उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डालूंगा, तो फिर आप लोगों को देख ले। एग्जैक्ट वही बातें यहाँ पे, सिर्फ इन लोगों ने डायरेक्ट बातें लिखी हुई है, टू दी पॉइंट बातें लिखी हुई है, लेकिन हमने डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन किया, तो आप लोग फिर वहाँ पे वो देख लें। इसके बाद जो है ना, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड, सही है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम बात करेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, ये हमारे पास जिसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड इसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, सही है। बिल्कुल छोटा साइज होता है, तकरीबन 0.5 ग्राम इनका वेट होता है, और ये आपका जिस्म का तकरीबन आप समझ ले के ऑलमोस्ट सारे हार्मोनल सिस्टम को कंट्रोल कर देते हैं, ठीक है ना। इसमें इंटीरियर पिट्यूटरी भी है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी है, ठीक है ना। तो इसमें और कहाँ पे ये होता है, हाइपोफोजियल फोसा जिसको बोलते हैं, या इसको सेला टिराशिका भी बोलते हैं, सही है। तो वहाँ पे ये मौजूद होते हैं, वहाँ पे पड़ा रहता है, ठीक है। अब इसके जो है ना, हमारे पास दो पार्ट्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का, एक इंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है ना। तो इंटीरियर पिट्यूटरी में आपके पास हार्मोन्स आते हैं, वहाँ से रिलीज होते हैं। आप लोग निमोनिक है, बड़ा फेमस निमोनिक है, फ्लैट पिक्स है, आप लोगों ने याद रखना है इसको, ठीक है ना। डिटेल में मैं चला जाता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें बातें करता हूँ, फिर हम डायग्रामेटिकली जो है ना हम आगे जाएंगे। फ्लैट पिक से याद रखना है, सही है। FSH, LH, ACTH, TSH, सही है, प्रोलेक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, ये सारे जितने भी है हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिर्फ दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो है हमारे पास एल्डोस्टेरोन, ठीक है ना, और ऑक्सीटोसिन। अब इसको इस तरीके से याद रखो कि पोस्टीरियर मतलब पीछे रहता है, तो जो पीछे लोग होते हैं ना, वो पीछे ही होते हैं। उसमें आप लोग जहन में रखें कि पीछे जो लोग होते हैं उसके पास कम चीजें होते हैं, तो दो पीछे, दो कौन सा, ऑक्सीटोसिन और एल्डोस्टेरोन। इंटीरियर जो लोग आगे रहते हैं उसके साथ बड़ा सब कुछ होता है, सही है। तो इंटीरियर में आप लोग लिख लें, फ्लैट पिक से आप लोगों ने याद रखना है। FSH, LH, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, TSH, ACTH, FSH ग्रोथ हार्मोन, प्रोलेक्टिन, एंडोर्फिन, सही है। ये पेन रिसेप्टर, इसके बारे में हम बात करेंगे ना, एंडोर्फिन, ये पेन रिसेप्टर्स हैं इन द ब्रेन। एनकेफलिन है, एंडोर्फिन है। इसके साथ में मुझे ना एक स्टोरी याद आ गई है, मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। स्टोरी ये है ना कि ये जो लोग बाबे के पास जाते हैं और पीर और इन लोगों के पास चले जाते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, कहते हैं कि यार बाबा के साथ जो है ना, या वो जो पीर है, बट एवर जो भी हो, डिफरेंट रिलीजन इसमें डिफरेंट वो रखते हैं ना, वो क्या कहते हैं इसको कि इल्म की कमी है ना, नॉलेज की कमी है, तो लोग इसको गलत ले लेते हैं। तो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल किसी को मसला है या बीमार है, ठीक नहीं होता, एंजाइटी जिसको बोलते हैं, और आजकल जो दौर है वो एंजाइटी, डिप्रेशन और इन सब जो है ना भरा पड़ा हुआ है। तो लोग फिर सुकून के लिए किधर जाते हैं, बाबा लोगों के पास जाते हैं, मज़ारों पे जाते हैं, इधर चले जाओ उधर चले जाओ। तो बेसिकली जहन में ये बात आ जाती है ना आपके जहन में कि यार बाबा के पास जाना है, तो उससे पहले आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में जो है ना, ये एंडोर्फिन जो है ना और एनकेफलिन ये रिलीज हो जाते हैं, और ये तो पेन रिलीवर है, तो आपको जो है ना क्या कर देते हैं, सुकून मिल जाता है। जैसे वो उधर पहुंच जाता है, ये रिलीज हो जाते हैं, ठीक है ना, तो आपको थोड़ी सी सुकून मिल जाती है कि हाँ, फिर आपका पक्का यकीन हो जाता है कि ओ बाबा ने तो बड़ा काम किया, बड़ा सुकून हो गया मुझे। वो बेसिकली ये नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में, ठीक है ना। और ये आपके पास क्या है कि पेन, जो आपको सुकून मिलता है, जो आप ठीक थोड़ा बहुत वक्ती तौर पर, टेम्परेरी तौर पर जब आप ठीक हो जाते हो, तो इसकी वजह से आप ठीक हो जाते हो। वो बाबों वालों और इन लोगों का काम नहीं है, जो कि बस अल्लाह माफ करे, पता नहीं क्या क्या लोग जो है ना वो अपने जहन में ये चीज़ें डाल लेते हैं कि ये इस तरह के से होता है, ये होता है, ये कुछ नहीं होता है। बस वो लोग पैसे कमा रहे हैं आप लोगों से, और वो जो है ना बस मज़े कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि बस लोग तो आ रहे हैं, यकीन हो जाता है, ठीक है। तो ये एक वैसे स्टोरी थी,
तो आप लोग ध्यान में रख रहे हैं। हाँ, अब हम आते हैं ना थोड़ा बहुत हिस्टोलॉजी की तरफ। ये आप लोगों को हिस्टोलॉजी में हिस्टोलॉजी का टॉपिक भी एक किस्म से जो है ना वो कवर हो रहा है। तो मैं ब्लैक बोर्ड की तरफ चला जाऊंगा। यहाँ पे आप लोग ये ड्रा कर ले, सही है। क्योंकि ये आप लोगों की बुक में नहीं है। हाँ, हिस्टोलॉजी में तो है, ये नहीं है कि उधर नहीं है, हिस्टोलॉजी में तो है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग इसके साथ करोगे ना तो आगे आप लोगों को मसला नहीं होगा। इसके साथ आप लोग याद रखें इसको, ठीक है। तो बाबे लोगों पे यकीन नहीं करना है, ठीक है। बाबे लोग बड़े तेज होते हैं, पैसे कमा रहे होते हैं, और आजकल तो सब ने जो है ना ये बिजनेस चलाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, हम आते हैं अभी। देखें, हाइपोथैलेमस है ना हमारे पास, हाइयर सेंटर। आप ये समझ ले कि ये आपके पास क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में बाकी हम करेंगे न्यूरो में इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो। हाइपोथैलेमस जो है ना ये आपके पास हेडक्वार्टर है, ठीक है ना, हेडक्वार्टर है। और यानी जो काम आपके इख्तियार में नहीं है, जिसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जिसको हम ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं, जो आपके इख्तियार में नहीं होता है। जैसे कि अब मैं कंट्रैक्शन करता हूँ स्केलेटल मसल की, ये मेरे मेरे इख्तियार में है, ठीक है। लेकिन ये हाइपोथैलेमस जो होता है ना ये हेडक्वार्टर है, और जितने भी आपके पास ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं ना वो इसके पास होते हैं। ये आपके इख्तियार में नहीं, ये नेचुरली होते हैं आपके जहन में और आपके सॉरी आपके ब्रेन में, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस हेडक्वार्टर टोटली ग्रे मैटर होता है। सिर्फ ये तीन बातें जो है ना वो आप लोगों ने याद रखनी है कि हेडक्वार्टर है, सारे जितने भी ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज है ये कंट्रोल कर रहे हैं, पूरा ग्रे मैटर है। तीसरा जो है ना इसमें तकरीबन हमारे पास 10 न्यूक्लियाई होते हैं, 10, ठीक है ना, 10 एन नंबर्स न्यूक्लियस होते हैं हमारे पास। और इसमें से 4 ऐसे न्यूक्लियाई है कि वो एंडोक्राइन में एंडोक्राइन वाले हैं हमारे पास, सही ना। मतलब ये है कि एंडोक्राइन फंक्शन करते हैं, 4 है सिर्फ हमारे पास। बाकी वो हमारे पास वो एंडोक्राइन में नहीं आते हमारे पास। तो इसमें जो 4 न्यूक्लियाई है उसके नाम लिखने, क्योंकि ये आगे यूज हो रहा है, हम यूज करेंगे ये न्यूक्लियस, ये एफएसएच कहाँ से आता है, टीएसएच कहाँ से आता है, गोनेडोट्रोपिन कहाँ से आता है, ये मतलब एफएसएच एलएच, ये सारे अब हम करेंगे, सही है। तो इसीलिए मैं यहाँ से आप लोग इनको कवर कर लें। देखें, हमारे पास यहाँ पे जो 4 एंडोक्राइनल फंक्शन वाले न्यूक्लियाई होते हैं ना उसमें से एक न्यूक्लियस का मतलब नाम है हमारे पास पैरावेंट्रिकल, पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई, ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास। दूसरा जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे है, हमारे पास वो न्यूक्लियाई का नाम है हमारे पास क्या, यानी 4 है हमारे पास, इसको न्यूक्लियस, सही है। मीडियल, इसका नाम है मीडियल प्री अपटेक न्यूक्लियस, ठीक है ना। और इसका नाम है अर्कुएट न्यूक्लियस, अर्कुएट न्यूक्लियस, सही है। और इसका नाम है सुप्रा अपटेक न्यूक्लियस, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये 4 न्यूक्लियाई है जो कि एंडोक्राइन फंक्शन करवाते हैं। अब यहाँ से ये जो हमारे पास मीडियल प्री अपटेक न्यूक्लियस है, यहाँ से हमारे पास GnRH, जिसको बोलते हैं GnRH, ये हमारे पास रिलीज होते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जिसको बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास अर्कुएट न्यूक्लियस है, यहाँ से हमारे पास क्या रिलीज होते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, सही है। तो ये जिसको हम सोमेटोट्रोपिन भी बोलते हैं, आगे सिल्स है, क्योंकि यहाँ से ये रिलीज होते हैं वहां पे जाके हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी में भी फिर चला जाता है, सही है। तो आगे मैं बता देता हूँ। और ये हमारे पास हाइपोथैलेमस हुआ, इसमें 4 न्यूक्लियाई है, ठीक है ना। इस साइड पे हमारे पास
पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और इस साइड पे हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी, ये इसके साथ अटैच होता है, सही है। तो इसको हम कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन, और न्यूरोनली ये हमारे पास अटैच होता है, ये हमारे पास अटैच नहीं होता है, सही है। इसमें हमारे पास, इसलिए इसको कहते हैं हाइपोपोजियल, यानी ब्लड के थ्रू हमारे पास सारे हार्मोन चले जाते हैं, ये इधर बुक में लिखा हुआ है। इसको न्यूरो हाइपोपोजियल बोलते हैं, पोस्टीरियर वाले को न्यूरो हाइपोपोजियल, क्योंकि ये न्यूरॉन के साथ इस अटैच है यहाँ पे हाइपोथैलेमस के साथ। और ये जो दूसरा है ये हमारे पास एक्टोडर्म से ये डिराइव हो जाते हैं, ठीक है ना। और इसको हम हाइपोपोजियल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, बुक में लिखे हुए हैं सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, यहाँ पे सिर्फ दो हार्मोन्स आप लोगों ने याद रखने हैं, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ठीक है। इंटीरियर पिट्यूटरी में फ्लैट पिक्स है, याद रखना है वो सारे, ठीक है ना। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पे बात की कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, मीडियल प्री अपटेक न्यूक्लियस से जो कि हमारे पास गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज करवा देते हैं और वो फिर आगे इधर आ जाता है, ठीक है ना। और यहाँ से हमारे पास फिर क्या कर देता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब यहाँ पे आ जाता है, इंटीरियर पिट्यूटरी को कहता है कि भाई साहब आपने एफएसएच और एलएच को रिलीज कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास ये ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स है, तो ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स भी इधर आ जाता है और इसको कहता है कि भाई साहब आपने ग्रोथ हार्मोन्स को आगे रिलीज कर देना है, ठीक है ना। ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो प्री अपटेक न्यूक्लियस है ये आके हमारे पास जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन को रिलीज कर देता है। और यहाँ पे जो सुप्रा अपटेक न्यूक्लियस है ये आके आपके पास एल्डोस्टेरोन एडीएच को रिलीज कर देता है, सही है, पोस्टीरियरली। इसी तरीके से ये यहाँ पे आ जाते हैं, ये यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसके अलावा ये जो पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है, इससे हम CRH, एक तो इसने हमारे पास ऑक्सीटोसिन रिलीज किया पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, लेकिन ये हमारे पास CRH भी रिलीज करवा देता है, यहाँ से TRH भी रिलीज करवा देता है, ठीक है ना, TRH। और इसके अलावा जो है ना ऑक्सीटोसिन ऑलरेडी हमने पढ़ा। तो ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो है ना, ये तीन हार्मोन्स वहां पे इस न्यूक्लियस से हम रिलीज करवा देते हैं। CRH हो गया, ठीक है ना, इसके अलावा TRH और ऑक्सीटोसिन, ठीक हो गया। अब फिर जाके हमारे पास ये आगे हम पढ़ेंगे ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज यहाँ से करवा देते हैं, ठीक है ना। और ग्रोथ हार्मोन जो है ना, ये आगे हम प्रोलेक्टिन में भी बात हम करेंगे, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो है ना, प्रोलेक्टिन, ये आपके पास ग्रोथ हार्मोन्स जो है ना उसकी तरह आपके पास है, पेप्टाइड है, बिल्कुल सिंगल पेप्टाइड है। आगे हम पढ़ेंगे प्रोलेक्टिन के बारे में, जब हम बात करेंगे ना तो उधर हम पढ़ेंगे, सही है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपके पास ये स्टार कट जाए ये वाला, तो सारे जितने भी हार्मोन्स है आपके पास, FSH, LH, ग्रोथ हार्मोन्स जितने भी है आपके पास, वो डिक्रीज हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि ऊपर से मैसेज आ रहा था वो अब नीचे नहीं आएगा। वजह यही है क्योंकि ये कट गया है। जब ये कट जाता है तो सारे जितने भी हार्मोन्स है वो डिक्रीज हो जाएंगे एक्सेप्ट वन, वो है प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा ना कि ग्रोथ हार्मोन्स वहां से रिलीज हो जाता है, सोमेटोट्रोपिन जो है ना वो आके फिर ग्रोथ हार्मोन को यहाँ से रिलीज करवा देते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो प्रोलेक्टिन के लिए जो हम डोपामिन रिलीज कर देते हैं यहाँ से, वो डोपामिन जाके हमारे पास यहाँ से D2 रिसेप्टर पे एक्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये बहुत अहम बात है, इसको जहन में रख ले। D2 पे एक्ट हो जाता है, और D2 रिसेप्टर जो है ना ये इनहिबिटरी है, और ये जाके हमारे पास यहाँ से जो प्रोलेक्टिन रिलीज होते हैं ना उसको बंद करवा देता है, ठीक है ना। तो बेसिकली डोपामिन का काम क्या होता है कि वो जाके हमारे पास प्रोलेक्टिन को इनहिबिट करे। डोपामिन आके D2 रिसेप्टर पे एक्ट होता है। D2 रिसेप्टर जो है ना वो इनहिबिटरी है। इनहिबिटरी का मतलब ये होता है ना कि उसको इनहिबिट कर देता है। डोपामिन आएगा, प्रोलेक्टिन को इनहिबिट करवाएगा। मैं नॉर्मली बात कर देता हूँ, सही है। तो नॉर्मली इसी तरीके से हमारे पास सीन चलेगा, क्योंकि प्रोलेक्टिन यहाँ पे रिलीज हो जाता है, वहां से ग्रोथ हार्मोन जाते हैं और साथ में डोपामिन आता है। तो डोपामिन आके प्रोलेक्टिन को इनहिबिट कर देता है कि भाई साहब आगे आपने रिलीज नहीं होना है,
ठीक है, एक्ट कर देता है D2 रिसेप्टर पे, सिर्फ इसको इस ध्यान में रख लो, D2 रिसेप्टर इनहिबिटरी है, इसलिए प्रोलेक्टिन इनहिबिट होता है। अब अगर यहाँ पे हमारे पास ये वाला काम बंद कट जाए, ठीक है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी जो स्टाक है वो हमारे पास कट गया है, तो आगे हमारे पास ग्रोथ हार्मोन्स भी नहीं आएंगे, डोपामिन भी नहीं आएगा। तो ग्रोथ हार्मोन, एफएसएच, एलएच सारे हार्मोन्स तो डिक्रीज हो गए, लेकिन डोपामिन आता था वो प्रोलेक्टिन को इनहिबिट कर देता था। अब वो इनहिबिट करने वाला बंदा नहीं आएगा यहाँ पे, और इसी वजह से प्रोलेक्टिन का लेवल जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी आपके पास ये स्टॉक कट जाए, आपके पास पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म होगा, जो बुक में ये लफ्ज यूज किया है, पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म एक्सेप्ट हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया, तो उसमें प्रोलेक्टिन का लेवल क्यों इंक्रीज होता है, तो ये बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। प्रोलेक्टिन का काम क्या है ये आगे हम पढ़ेंगे, उसका फंक्शन हम करेंगे, उसके रिलीज कहाँ से होते हैं वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सारी चीजें मैंने यहाँ पे डाल दी हैं, ठीक है ना, एफएसएच, एलएच। और इसके अलावा जो है ना हमारे पास ये जो टीआरएच की हमने बात की ना, टीआरएच मतलब जो थायरोट्रॉप्स रिलीजिंग हार्मोन्स है, जिसमें से हमारे पास टीएसएच रिलीज होते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो T3 T4 है, वो जाके फिर थायराइड ग्लैंड से T3 T4 रिलीज करवा देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने कहा क्या ना, CRH TRH, सही है। तो जो CRH है ना, ये हमारे पास जाके हमारे पास जो कॉर्टिकोट्रॉप्स हार्मोन्स है, कॉर्टिकोट्रॉप्स हार्मोन्स है, ठीक है ना, ये जाके हमारे पास रिलीज करवा देते हैं, और ये जाके यहाँ पे स्लाइड में बुक में ये टेबल दिया हुआ है यहाँ पे, ये ठीक है ना। तो कॉर्टिकोट्रॉप्स हार्मोन्स आके यहाँ पे एक्ट हो जाता है, ये प्रो ओपियोमेलेनोकॉर्टिन बुक में लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर ये जाके हमारे पास एमएसएच को रिलीज करवा देता है, बी लाइपोप्रोटीन और एसीटीएच इंटरमीडिएट को ये जाके हमारे पास दो में कर देता है। फिर इसके बाद यहाँ से एसीटीएच रिलीज हो जाते हैं, और यहाँ पे लाइपोट्रोपिन और एंडोर्फिन, जो कि एंडोर्फिन के बारे में अभी हमने बात की, ठीक है ना, और एसीटीएच रिलीज कर देता है, ठीक है। तो ये वो वाली बात है यहाँ पे जो हमने की है, ये CRH के बारे में, कॉर्टिकोट्रॉप्स हार्मोन, सही है। तो इसमें ये देखें सारे हार्मोन्स तकरीबन आप लोगों के FSH, LH, ठीक है ना, ACTH जो कार्टिसोल जाके हम रिलीज करेंगे, इसके हर एक हार्मोन्स हम आगे डिटेल में करेंगे, सही है। आज आप लोग ये सम अप कर ले कि यहाँ से कौन से हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होते हैं, कौन सा न्यूक्लियस से रिलीज होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस आगे फिर दोबारा हम यूज करेंगे, सही है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास 4 हार्मोन्स है एंडोक्राइन फंक्शन इसका, वैसे तो 10 है हमारे पास हाइपोथैलेमस में, लेकिन इसमें 4 एंडोक्राइनल फंक्शन इसके, उसके नाम क्या क्या है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, सही है, मीडियल ऑप्टिक न्यूक्लियस, मीडियल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, सही है, और इसके साथ साथ हमारे पास ये आर्कुएट न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हमने बात की, और यहाँ से कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इस न्यूक्लियस से कौन से हार्मोन्स, इससे कौन से, और वो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को कहता है कि भाई साहब आपने ये रिलीज करना है, आपने ये रिलीज करना है, आपने ये रिलीज करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली सम अप था आपके पास, ठीक है ना। कल हम ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे, प्रोलेक्टिन के बारे में बात करेंगे, FSH के बारे में बात करेंगे, LH के बारे में बात करेंगे, ठीक है, सारे ऑक्सीटोसिन के बारे में बात करेंगे, एल्डोस्टेरोन के बारे में बात करेंगे, उसका फंक्शन हम करेंगे, कहाँ से रिलीज होता है वो आज हमने कवर किया। वैसे ये वाला जो टेबल था, ये जो डायग्राम था, ये बुक में नहीं है आप लोगों के पास, सही है। तो यहाँ पे देखें सिर्फ ये इन लोगों ने दिया हुआ है कि इंटीरियर पिट्यूटरी से ये रिलीज होते हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपके पास ADH और ऑक्सीटोसिन, सही है। ADH का काम क्या है वो कल हम करेंगे, सही है, जो कि वाटर और ये सारी चीज़, ऑक्सीटोसिन यूट्रस कंट्रक्शन करवा देता है, मिल्क प्रोडक्शन करवा, कल हम इनको डिटेल में करेंगे, सही है। तो आज आप लोग इनको कवर कर लें, साथ में हार्मोन्स वाला चैप्टर देख लें, ठीक है, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट दोबारा वो जो है ना, वो जो आप लोगों ने पढ़ा है वो दोबारा रिकॉल हो जाए, ताकि आगे जो हम एंडोक्रिनियोलॉजी करेंगे ना, ताकि उस कॉन्सेप्ट में आप लोगों को कोई मसला ना हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल कर लेंगे।